जी। पत्नी ध्यान रखती थी, पढ़ नहीं जाओगे आप? तो उस और खेल खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो कंचा खेलते थे। कंचा जानोगे थे? हैं? अभी इन्हें लगानी है इन्हें। लगानी है। ये साइकिल की जर्नी जो है उसके बारे में प्लीज़ बताएँ? मैं जाता हूँ तो मैं जैसे ही मंच पे चढ़ साइकिल में, बाइसिकल में। मेरा इंटरव्यू मेरी सासू ने ज़रूर लिया था। साफ़े की बात मैंने की है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपके पास कुल कितने साफ़े हैं? शरारत नहीं, मेरे पास शरारत करने का अवसर कम था ना। पहले तो शादी जल्दी हो गई। अच्छा, तो बीकानेर के एक अबोध बालक से लेकर के आज केंद्रीय कानून मंत्री आप बने हैं। आपके भीतर क्या है वो जो नहीं बदला? सभा में अपना लास्ट भाषण दे रही थी। हुँ, हुँ। वो दिन था 25 नवंबर 1949। आपका उनसे केवल राजनीतिक रिश्ता है या कुछ निजी रिश्ता भी है? एक बार ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने सुना? अब देखो क्रेडिट कोई लेवे, उसकी मुझे चिंता नहीं है, समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान भी आप ही लेकर आइए। कि मैंने उन पे एक किताब लिखी। रनिंग कमेंट्री में जजेस ऐसा बोलते रहते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र भी है बोलने के लिए। मुझे लगता है इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जब इन चीज़ों का पता चला, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया। तो हमने एक क्लब बनाया जिसका नाम है क्लब 50। के साथ अगर ये समस्या है तो उसका समाधान क्या है? जी, जी। उसके साथ बात करें। आपकी ज़िंदगी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। इकबाल जी आप इसको करते रहिए। ये अलग काम है, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। नहीं, मैं तो बन जाऊँ कि बना जा। अच्छा, माने अच्छा। कोई नहीं पढ़ना, मैं पढ़ता। वी आर एंटरिंग इनटू ए पैराडॉक्स सोसाइटी। नमस्कार, मेरा नाम है मयूर। पिछले 9 सालों से रेडियो के ज़रिए आप लोगों से मैं जुड़ता रहा हूँ। अपने शो के दौरान मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, बहुत सारे लोगों से बातें की, बीकानेर के बहुत सारे मुद्दे उठाए, कई बार आपको हँसाया भी और कई बार सोचने पर भी मजबूर किया। लेकिन समय के साथ मुझे एक बात समझ में आई कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, जो 1.5 मिनट के रेडियो लिंक में समा नहीं सकती। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जिनके जवाब एक इंटरव्यू में मिल नहीं सकते। इसी सोच के साथ जन्म हुआ द मयूर पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास, जो बात कई बार अजीब-सी लगती है, लेकिन वो सच होती है। जैसे एक राजनेता, उनके साथ हज़ारों लोगों की भीड़ चलती है, लेकिन वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति, जिनके पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद कुछ न मिलने की टीस उन्हें भी परेशान कर सकती है। तो यही है द मयूर पैराडॉक्स और हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि इस शो के पहले एपिसोड के मेहमान वो हैं, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मयूर ये बहुत ही क्लीशे लाइन आपने मारी है, बहुत ही पुरानी लाइन मारी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि भीड़ में जब एक रंग-बिरंगा साफा नज़र आता है, तो लोग एक-दूसरे से कहते हैं कि ये तो हमारा अर्जुन राम जी मेघवाल आ रिया है। साफा जिनकी पहचान है, राजनीति से जिनका मान है, बीकानेर को जिन पर अभिमान है, हमारे बीकानेर के लाडले सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री परम आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल का इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मयूर, बहुत अच्छा भूमिका बाँध दिया आपने। आपसे जितनी बार बात करने का मौका मिलता है, बड़ी ही खुशी होती है। आपसे एक अपनत्व फ़ील होता है। साफ़े की बात मैंने की है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपके पास कुल कितने साफ़े हैं? ये सवाल भी बड़ा निजी भी हो सकता है, लेकिन शायद पैराडॉक्स विचारधारा से थोड़ा जुड़ा हुआ है। जी, सर। विरोधाभासी भी हो सकता है, लेकिन मैं इस द मयूर पैराडॉक्स पे एक चिंतन मुझे यहाँ बैठे-बैठे याद आया। जी, सर। ये शब्द यूज़ किया था सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जी। जब वो संविधान सभा में अपना लास्ट भाषण दे रहे थे। हुँ, हुँ। वो दिन था 25 नवंबर 1949 जी। और उन्होंने कहा, हुँ, हुँ। वी आर एंटरिंग इनटू ए पैराडॉक्स सोसाइटी। एग्ज़ैक्टली सर। बहुत शानदार शब्द यूज़ किया। लोगों ने पूछा कैसे? जी। कि ऑन 26 जनवरी 1950 हुँ। वी विल हैव ए पॉलिटिकल इक्विटी जी। इन द सोसाइटी। एग्ज़ैक्टली, यस। वन पर्सन, वन वोट, हुँ, हुँ, हुँ। वन वैल्यू। जी। दैट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी।
इक्वालिटी, वी आर यस। गोइंग टू अडॉप्ट इट, वी ओके। आर गोइंग टू अडॉप्ट इट। और जी, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में राजनीतिक समानता लागू हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी में हुँ, आर्थिक और सामाजिक हुँ, असमानता रहेगी। इसलिए अच्छा। मैंने कहा वी आर एंटरिंग इनटू ए पैराडॉक्स सोसाइटी। जी, इसलिए जी, असमानता को दूर करना है। और हम 12 वर्ष जब नरेंद्र मोदी जी के देखते हैं, जी, तो उनके काम में सबसे ज्यादा काम का जो कोर है, जी। वो है असमानता को दूर करना। हुँ, किसी के घर में नल था, हुँ, हुँ, हुँ। किसी के घर में नल नहीं था, जी, तो असमानता फील होती थी। हुँ, किसी का घर पक्का था, किसी का घर कच्चा था, जी, तो असमानता फील होती थी। जी, किसी के घर में लाइट थी, किसी के घर में लाइट नहीं थी, तो असमानता फील होती थी। किसी के घर में गैस थी, किसी के घर में गैस नहीं थी, तो असमानता दूर फील होती थी। इसको दूर किया जी। नरेंद्र मोदी जी ने। और जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने कभी एक शब्द यूज किया था, पैराडॉक्स, हुँ, हुँ। जिसको उन्होंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आज भी मुझे यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है कि सर, आपने द मयूर पैराडॉक्स जैसा एक शब्द यूज किया। आपने साफे की बात की। साफा राजस्थान का मान और सम्मान तो है ही, इसने मुझे पहचान बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब मैं चुनाव जीत करके लोकसभा गया, तो लोगों ने समझा ये एक दिन के लिए साफा लगा के आए हैं, शपथ लेनी है इसलिए। जी। दूसरे दिन भी गया तो कुछ लोगों ने कहा आज आपने साफा उतारा नहीं क्या। तीसरे दिन चौथे दिन गया तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो आप, हुँ, लोग आपको यहाँ अनपढ़ समझेंगे। अच्छा। हाँ, कि भाई ये तो साफा लगाता है, कोई ग्रामीण आदमी है, जी। इसको लोकसभा के नियमों की भी जानकारी नहीं होगी। अ, और तो मैं पैराडॉक्स में चला गया। तो इसी साफे के साथ आपको फिर बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला? हाँ, इसी इस साफे से पहचान क्या हुई, जी, जब मैंने कई दिन इसको लगाए रखा और यहाँ भी लोगों ने कहा आप नहीं उतारोगे क्या? मैंने कहा मैंने शपथ ली है ना भई, कि आप मुझे चुनाव जिताइए। आप कहते थे कि ये पहले तो टाई लगाते थे, अब चुनाव लड़ने के लिए साफा लगा करके आ गए। मैंने कहा चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव ज जीतने के लिए भी नहीं। जी। जैसे आप रहते हो ऐसा मैं रहूँगा। हुँ, जब मेरे मतदाता हुँ। साफा लगा करके गाँव में पंचायती कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं संसद में पंचायती क्यों नहीं कर सकता? क्या बात है! वाह! तो वो जो एक पैराडॉक्स था सोसाइटी में, चुनाव के लड़ने समय तक तो साफा लगाना, और फिर बाद में हटा देना। हटा देना। उस पैराडॉक्स को मैंने ठीक किया। मेरे इस करेक्शन से अब साफे मेरे पास अनगिनत है। इसमें प्यार भी झलकता है। और कुछ लोग जब देखते हैं यार ये आदमी साफा लगाता है, कौन है? तो मेरी साइट पे जाते हैं। तो पता चलता है ये तो आईएएस भी रहा हुआ है, जी। ये तो इतना पढ़ा लिखा है। तो इस साफे के कारण मेरी पहचान भी बढ़ी है, आगे बढ़ भी रही है। आपकी पहली जॉब कौन-सी थी सर? मैं पहली जॉब में 1974 में टेलीफ़ोन एक्सचेंज में ऑपरेटर लगा था मैं। पहले मैं संगरिया, जो श्री गंगानगर ज़िले का पार्ट होता था, जी, श्री गंगानगर ज़िले का, जी, हनुमानगढ़ ज़िला उस समय बना नहीं था, 74। जी, तो संगरिया में मैंने कुछ समय नौकरी की, उसके बाद बीकानेर आ गया और मैं एग्ज़ाम देता रहा। तो मैं आरएस के एग्ज़ाम में पास हो गया, जी, तो स्टेट सर्विस में आ गया जी, और फिर प्रमोशन लेकर के मैं आईएएस में आ गया। जी, और बीकानेर की जनता ने जी। ऐसा प्यार दिया हाँ, कि 2009 में मुझे एमपी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको ही लड़ना है। 2009 में जबकि जी। शासन कांग्रेस का आ गया था, हुँ, हुँ, हुँ। 2008 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए थे। हुँ, हुँ। तो यहाँ एक ऐसी परंपरा है कि जो शासन में होता है, उस दल को ज़्यादा एमपी चुन के चुनने लाया के जाता अवसर मिलता है। है। हाँ, हाँ। तो लोगों को लगा कांग्रेस के ही एमपी ज़्यादा बने, हुआ भी ऐसा ही। ऐसा हुआ भी था। 25 में से आपने इस चीज़ हम को 4 ही थे बीजेपी के, अच्छा। 21 दूसरे थे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ हम आपको देखते हैं, तो हर एक बीकानेरी को बहुत अभिमान होता है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति आज दुनिया के सबसे बड़े नेता के साथ मौजूद है। तो आपका उनसे केवल राजनीतिक रिश्ता है या कुछ निजी रिश्ता भी है, कुछ दोस्ती भी है? क्योंकि कुछ और भी बातें होती है। देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना रहती है कि कोई भी एमपी हो, कोई भी मंत्री हो, जी, वो ग्राउंड रियलिटी के साथ मेरे से बात करे, हवा में बात नहीं करे। जी। और ग्राउंड रियलिटी से के साथ अगर ये समस्या है तो उसका समाधान क्या है?
जी, जी, जी। उसके साथ बात करें। ऐसा नहीं हो कि वो समस्या बता के चला जाए। अच्छा, समाधान भी आप ही लेकर आइए। समाधान भी आप लेकर के आइए और समाधान को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो भी सुझाव आप लेके आइए। तो जी, कुछ एमपी, कुछ मंत्री उनके नज़दीक इसलिए हो गए हाँ। कि वो ग्राउंड रियलिटी हम लेके जाते हैं और फिर हम समस्या का समाधान भी लेके जाते हैं। जी, जी। समाधान में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो भी सुझाव हम देते हैं। तो उनको जी, लगता है कि यार ये देसी आदमी है, हाँ, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, हाँ। ये सरकार की नीतियों में इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, जनता को राहत मिले, जी, उसके लिए सुझाव लाता है। ये पर्सनल काम कभी लेके नहीं आते। जी, जी, जी। तो वो पसंद करने लग गए। और क्या ऐसी चीज़ है जो आप में उनको बड़ी ख़ास लगती है? आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपकी वो कौन-सी आदत है जिनकी वज़ह से मोदी जी के आप इतने चहेते हैं? सिंसियरिटी। ओके, उनको लगता है कि भई लोकसभा में कौन सबसे ज़्यादा बैठता है? जी। विपक्ष का भी आदमी बोलता है, तो हम सत्ता पक्ष के लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं उनको? कोई ऐसी चीज़ बोली गई, किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या? रूल्स की जानकारी किसको है? तो उन सब चीज़ों में मुझे वो ठीक पाते हैं। हाँ, तो कई बार चर्चा भी कर लेते हैं, कई बार चर्चा में बुला लेते हैं, हाँ। कई बार हम चले जाते हैं चर्चा का कोई टॉपिक लेकर के। ये पैराडॉक्स है सर। मैं कुछ ऐसे सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा जो शायद लोगों ने नहीं पूछे हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो निजी ज़िंदगी में लव लाइफ़ थी, पाना देवी जी से मुलाकात आपकी कैसी रही? ये तो बड़ा निजी पूछा बहुत आपने। निजी है लेकिन पैराडॉक्स है ये, विरोधाभास है क्योंकि वो सवाल सर आप सुबह से शाम तक इतनी सारी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, शायद ये कोई नहीं पूछता होगा। नहीं, मेरी मुलाकात शादी के बाद ही हुई है। अरेंज मैरिज थी ये। आपने हाँ, देखा था शादी से पहले उन्हें? नहीं मैंने नहीं देखा। मेरा इंटरव्यू मेरी सासू ने ज़रूर लिया था, अच्छा, बाकी मैंने नहीं देखा। अब आप पूछोगे कि आप फिर शादी की कब हुई शादी? मेरी तो अब उस समय अर्ली मैरिज का एक कालखंड था। मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे अच्छा। हाथ में एक चीज़ थी, शादी के बाद मैं मेरी पत्नी को ठीक रखूँ, वो मैंने किया। हाँ, हाँ। बाकी शादी मेरे हाथ में थी ही नहीं ना। पिताजी ने तय की, मुझे माननी थी। जितना हमने सुना है पाना देवी जी का जैसा स्वभाव है, जितने भी लोग आते हैं उनको बहुत मातृत्व वो देते हैं। आपके जीवन में उनका सहयोग, सपोर्ट, स्नेह आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये भी आपने जो प्रश्न किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं तो चाहूँगा कि मैंने उन पे एक किताब लिखी है, एक सफ़र, हम सफ़र के साथ। अच्छा, तो उसको भी ये कहाँ पे आप अवेलेबल है सर ये ये किताब? अवेलेबल है और बहुत फ़ेमस हुई है बुक। अच्छा, जब मेरी शादी के 50 साल पूरे हुए, हाँ। तो मैंने कभी शादी की सालगिरह नहीं बनाई। 50 साल की सालगिरह मैंने पहली बार दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाई। उसमें 50 ऐसे जोड़े बुलाए, जिनके शादी के 50 साल हो गए थे। क्या बात है, क्या तो बात हमने है! एक क्लब बनाया जिसका नाम है क्लब 50 जी, और उसमें हर प्रदेश के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे और उसमें एक ऐसा मंथन हुआ कि शादी होती क्या है और शादी आदमी करता क्यों है? उसमें ये विषय भी आया कि शादी आदमी करता हैप्पीनेस के लिए है, तो कभी-कभी वो हैप्पी क्यों नहीं रहता शादी के बाद? इसका भी जोरदार मंथन हुआ। उस किताब का विमोचन उसी समय हुआ। क्या एक बात है! सफ़र, हम सफ़र के साथ और वो इतनी पॉपुलर हो गई बुक क्या बात है! कि वाह! एक संजय सिन्हा जो आज तक में कभी पत्रकार थे, हुँ, हुँ, अब तो आज तक में काम नहीं करते हैं। उनकी पत्नी दीपशिखा सेठ, हुँ। उसने जब ये किताब पढ़ी, तो उसके मन में इच्छा हुई कि अर्जुन जी ये पुस्तक साउथ में भी जानी चाहिए। क्या तो बात मैंने कहा मैडम इसमें बहुत से मारवाड़ी शब्द हैं, बड़ा मुश्किल होगा इसके अंग्रेजी करने। बोला मैं कितना ही समय लगे, हुँ, मैं इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूँगी। तो उसने मुझे लगता है 7 और 8 महीने लगाए होंगे घर का काम छोड़ कर के। अच्छा। हमारे घर आके बैठती थी, जी, पहले से लेकर के लास्ट पन्ने तक जी, जी। पूरा ट्रांसलेशन उसने अंग्रेजी में किया, शानदार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, तो उसका ट्रांसलेशन वाली पुस्तक का नाम है, ए जर्नी विथ माय सोलमेट क्या बात है! वाह! और वो साउथ में भी खूब चली गई। अच्छा, 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक पे समीक्षा हो गई। अच्छा। एक सफ़र, हम सफ़र के साथ। मुझे लगता है इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई जानी चाहिए। अगर संभव हो, अगर ये वीडियो कहीं तक पहुँचे किसी फ़िल्म मेकर तक एक अच्छी कहानी के लिए, मैं इसे पढ़ूँगा भी और इसके बारे में विश्लेषण भी करना चाहूँगा। फिर वाह! आगे 2 किताबें और आई। अच्छा, मैं परिवार प्रबोधन में काम कर रहा हूँ और पान्ना देवी जी के कारण ही कर रहा हूँ, क्या बात है! वाह! कि पत्नियों का जो योगदान होता है, जी, हम पुरुष लोग कई बार उजागर नहीं करते। मेरे मन में ये हिम्मत आई कि भई ठीक है,
हमारी शादी जल्दी हो गई। हुँ, लेकिन ये तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे पाना देवी जी तो। जी, लेकिन मुझे एक चीज़ उनकी बार-बार याद रहती थी कि आप पढ़ाई मत छोड़ना। क्या बात तो है! मैंने वाह! कहा अगर मेरे पास कभी फीस की पैसों की ज़रूरत होगी, बोला मैं वो प्रबंध मैं करूँगी। तो वो हैंडीक्राफ्ट का काम जानती है, उसमें वो ज़िक्र भी है ₹2 का। जी, एक बार ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मेरे पास ₹2 भी नहीं थे, मैं स्कूल छोड़ ही देता। उन्होंने वो व्यवस्था की, वो है एक बड़ा अच्छा चैप्टर है। क्या बात है! तो इसलिए वो पुस्तक मेरे लिखने का मन में आया कि इतना योगदान जब किसी पत्नी का हो, हुँ, हुँ, तो पुस्तक लिखनी चाहिए। तो वो पुस्तक फ़ेमस हो गई। फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा, जो हमारे 50 जोड़े थे, जो क्लब 50, उन्होंने कहा एक शादी होती है क्या, इस पे भी पुस्तक आनी चाहिए। तो एक और शीर्षक से पुस्तक आई, उसका नाम है दिव्य पथ दाम्पत्य का। जो दाम्पत्य का पथ होता है, खाली जी, भौतिक नहीं होता, ओके, डिविनिटी लिए हुए होता है। हाँ, एक लड़का बीकानेर में जन्मा, एक लड़की जोधपुर में जन्मी। वो क्यों मिले भई? क्या कारण था? व्हाट वाज़ द रीज़न? एक ही कोई ट्री के लोग थे ना, कोई कहीं हो गए, कोई जन्म, जब मिले तो अट्रैक्शन हो गया। तो जी, वो जी, दिव्य पथ दाम्पत्य का, वो भी शानदार पुस्तक है। फिर अभी-अभी एक पुस्तक और प्रकाशित हुई है। हुँ, 55 वर्ष मेरी शादी के जब हुए, हुँ, तो 55 और 55, 55 तो वो जोड़े जिनके शादी के 55 साल हो गए, क्या बात है! और अच्छा, बचपन वो 55 जोड़े अच्छा, जिनको शादी को 1 साल ही नहीं हुआ। 110 जोड़े, हाँ, 110 जोड़े, उनको मैं केवड़िया ले गया। एकता नगर, परिवार में एकता कैसे रहे, उसको लेकर के, और ये पुस्तक आई। अभी-अभी इसका विमोचन हुआ है, और वो भी पुस्तक शानदार है। 55 और बचपन, कैसे बढ़ाएँ अपनापन। क्या था, वो 55 वालों से जब मैं बात करता था, वो कहते थे, "यार मेघवाल साहब, आपने सब्जेक्ट तो अच्छा लिया, लेकिन मेरा तो एक ही लड़का था, ऑस्ट्रेलिया चला गया, शादी उसने वहीं कर ली, बात ही नहीं करता। मैं साइंटिस्ट रहा हूँ यार, मेरा गान ज्ञान कौन लेगा? पड़ोस वाले बात नहीं करते, मैं किसी अपार्टमेंट में रहता हूँ।" तो मुझे लगा ये ग्रे एरिया है। तो हुँ, मैंने 55 उन जोड़ों को चुना, जिनके पास ज्ञान तो खूब था, हाँ, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। हाँ, और अनुभव लेने 55 के लिए, ऐसे नए हाँ, जोड़ों को चुना, जिनको मैंने क्या उनको बात लॉटरी निकाल कर के गोद दे दिया, वाह, कि वाह! आज से आप उनके बेटा-बेटी जैसे रहोगे। वो फ़ोन करेंगे, तो आप पहले तो पूछना, अंकल कैसे हो आप? आंटी कैसे हो? हुँ, धमकावे तो सुन लेना, लेकिन जब वो ज्ञान की बात कहे तो डायरी में लिख लेना। उसकी पुस्तक आगे आएगी। तो अच्छा, ये सारी पुस्तकें मैंने, ये प्रधानमंत्री जी को जब इन चीज़ों का पता चला, तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, जी, और ये चारों पुस्तकें ली मेरे से, और बहुत लंबी चर्चा की कि मेघवाल जी, आप इसको करते रहिए। ये अलग काम है, हर कोई नहीं कर सकता। आप जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। क्या बात है! अद्भुत, अद्भुत है ये। इतनी सारी किताबों का आपने ज़िक्र किया है, आपकी ज़िंदगी की किताब के कुछ पन्ने पलटते हैं, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मुझे थोड़ा-सा बचपन के बारे में बताएँ कि बचपन कैसा था? कौन से खेल खेलते थे? कैसे सिंसेरिटी आई? बालपन से कैसे मैच्योरिटी आई? देखिए, मुझे संस्कार तो स्कूल में आए, और खेल खेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, तो कंचा खेलते थे। कंचा जानोगे थे? हैं? जी, जी, जिसे खेलने के लिए आजकल के माता-पिता टोकते हैं कि नहीं खेलना, ये खराब खेल है। पता नहीं, कंचा तो हम खेलते थे। अच्छा, उसमें शायद मुझे लगता है एक लक्ष्य होता था, कि भई इन्हें लगानी है इन्हें, लगानी है। ये तो वो लक्ष्य एक विषय रहता था। और एक कबड्डी ऐसा खेल था जो, उसमें कोई पैसे लगते नहीं थे, बॉडी ठीक रहनी बॉडी चाहिए। ठीक रहनी चाहिए थी। और एक फुटबॉल का भी मैं खिलाड़ी रहा, और सर्विसेज में आने के बाद मैं बैडमिंटन का मैं अच्छा खिलाड़ी बन गया। अब तो मैं बैडमिंटन डेली खेलता हूँ। अच्छा, तो मेरे जीवन के 2 तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हुँ, शाम को डेली बैडमिंटन खेलना, अभी भी? अभी भी दिल्ली में तो खेलता ही हूँ, यहाँ नहीं खेल पाता हूँ। और दूसरा, सुबह संगीत सुनना, और संगीत में भी आध्यात्मिक संगीत। हुँ, वो भी मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण रहता है। चाहे ट्रेन में हूँ, हुँ, हुँ, चाहे मैं एयर पे हूँ, चाहे मैं किसी बस में हूँ, चाहे घर में हूँ, हुँ, मैं भक्ति संगीत का आदमी हूँ। सुनता भी हूँ, हुँ। गुनगुनाता भी हूँ। कुछ एक चीज़ें सर आपकी पहचान बन चुकी है, एक तो आपका साफ़ा है, दूसरा आपकी साइकिल जिसके आगे आपका परिचय लिखा होता है, वो एक तख्ती लगी रहती है। दुनिया में आप किसी को भी दिखाएँगे तो वो आपका नाम जो है पुकारेंगे। साइकिल की जर्नी जो है उसके बारे में प्लीज़ बताएँ? ये भी आपने ठीक प्रश्न किया। मैं साउथ में जाता हूँ, तो मैं जैसे ही मंच पे चढ़, साइकिल मैन, बाइसिकल मैन। बाइसिकल मैन, हाँ, हाँ, येस! बाइसिकल मैन, ऐसे बोलता क्या हूँ। बात है, वाह! हाँ, तो साइकिल भी मेरी पहचान बन चुकी है, जैसे साफा बना है। ये कार्बन एमिशन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी मंत्रियों से, कि कोई सो मोटो एक्शन लें। तो सो मोटो एक्शन में मैंने सोचा क्या लेना चाहिए?
तो घर से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से घर। साइकिल से ही आता था मैं विदाउट फेल 2 साल आया। चाहे बरसात हो, चाहे कैसे ही हो। हाँ। हर तरह का अनुभव है, उसपे भी एक पुस्तक आ रही है। हर चीज़ पे एक पुस्तक आ रही है आ ताकि रही है। लोगों तक ये जानकारी हाँ, पहुँचनी लोगों चाहिए। तक इनकी जानकारी मिले, अच्छी पुस्तक आएगी वो। तो अभी तो सर जो यंग लड़के हैं वो कहते हैं कि हमारा गोड्डा दुःख है, तो आप क्या कहना अभी चाहेंगे? चलाई मैंने, क्या संडे बात ऑन साइकिल, अभी बीकानेर में। बिल्कुल, यहाँ पे हाँ, बहुत शानदार तो जब जी, पैडल मैं चला रहा था तो उन्होंने कहा आपकी एज क्या है? मैंने कहा 72 और सब यंग लड़के ही थे मेरे साथ। क्या बात है! हाँ, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर के आस-पास साइकिल, अभी संडे ऑन साइकिल, अभी पिछला संडे जो गया। अभी जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, जिनका साइकिल से कोई लेना-देना नहीं है, वो सीधे स्कूटी पे आते हैं, फिर वो कार में चले जाते हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे? साइकिल क्यों ज़रूरी है? वो कैसे अपना सकते हैं? देखिए 2-3 चीज़ों के लिए साइकिल ज़रूरी है। एक तो फिटनेस तो उसमें है ही एक पार्ट। जी। दूसरा उसमें जीवन में बैलेंस बनाने का एक तरीका भी आता है। आप साइकिल चलाते हो ना, हुँ, आपको लगता है कि मुझे बैलेंस बनाना है सड़क पर। हुँ, हुँ, तो जीवन में भी बैलेंस बनाना आप सीखते हो साइकिल से। साइकिल से। फिटनेस का तो पार्ट है ही। फिर कार्बन एमिशन को कम करने का भी एक ये भी विषय है। आजकल बहुत बड़ा विषय है साइकिलिंग। अ, इसलिए दुनिया वापस साइकिल पे आ रही है। आम के आम, और गुटके को योग में गिलाता भी है। हुँ, जब हम देखते हैं कि एक क्रिया जो है वो साइक्लिंग कहलाती है योग में, जी, बिल्कुल, टाँगों के माध्यम से, वो बिल्कुल, साइक्लिंग है। साइकिलिंग तो है। साइक्लिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको साइकिल किसने सिखाई थी? मैंने तो साइकिल मेरे ख्याल में यहाँ भी मेरी पत्नी का योगदान है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। विवाह के बाद आपने साइकिल हाँ, चलाना हाँ, सीखा? बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले मेरे साइकिल थी ही नहीं हमारे घर में। हमने एक साइकिल ₹50 में पुरानी खरीदी ठीक है, शादी के और बाद? हाँ, हाँ, शादी के बाद ही खरीदी और उसके बाद फिर अब चलाएँ कहाँ उसको, तो मेरी बाखड़ थी बड़ी, बाखड़ समझते हो नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। घर के बाहर पहले एक बाखड़ होती थी। हुँ, तो हम कब देखते थे कि भई जब जब घर में लोग कोई गाय लेने चले गए, कोई कहीं बाहर चले, कोई शादी में है, तो देखते हैं घर में अब कुछ नहीं है। हुँ, तो शुरू किया पहले तो आँगना बड़ा था हमारा, तो आँगने में। तो जी। पत्नी ध्यान रखती थी, पढ़ नहीं जाओगे आप? तो उस तो वो अच्छा, आँगने से शुरू की, फिर बाखड़ में, अच्छा, फिर बाहर आया। तो यहाँ भी पत्नी का योगदान है। क्या बात है! पहली बार मैं किसी व्यक्ति से ये सुन रहा हूँ कि शादी के बाद साइकिल चलाना सीखा और धर्मपत्नी ने सिखाया। हाँ, हाँ, बिल्कुल सिखाए। इससे तो अद्भुत कुछ हो हाँ, नहीं बिल्कुल सकता सही। है। उनके घर में साइकिल थी। अच्छा, उनके भाई वगैरह चलाते थे। हमारे घर में साइकिल नहीं थी। क्या बात है, क्या बात है! आप कुल मिला के मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी सफलता के पीछे बहुत ही खुले स्वर में उन्हें क्रेडिट देते हैं, हाँ, हर मैं दे चीज़ ही का। रहा हूँ, इस किताब में भी है। हुँ, इसीलिए उसके पुस्तक समीक्षा हो रही है ना। जी, कितने विश्वविद्यालयों में पुस्तक समीक्षा एक ऐसी पुस्तक, हाँ, लोगों ने कहा ये क्या लिख डाला आपने? और बहुत लोगों ने मँगाया। परिवार प्रबोधन अभी संघ के जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, जी, उसमें भी एक सब्जेक्ट है परिवार प्रबोधन। जी, फैमिली डिस्प्यूट इतने बढ़ रहे हैं, हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैं जाता हूँ या किसी हाई कोर्ट के फंक्शन में जाता हूँ, तो मेरी इस पुस्तक की चर्चा होती है। हाँ, तो मेरे से वो भी पुस्तक मँगाते हैं, मैं पुस्तक भेजता हूँ उनको। क्या बात है! तो बीकानेर के एक अबोध बालक से लेकर के आज केंद्रीय कानून मंत्री आप बने हैं, आपके भीतर क्या है वो जो नहीं बदला? जो उस समय था वो आज भी है, ऐसा क्या है? शीतलता, मैं शीतलता। थोड़ा ठंडा हूँ आदमी। कोई जल्दी मुझे गर्म करना चाहे, तो मैं गर्म नहीं होता हूँ। आप कभी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग देखते हैं, किसी भी बात को लेकर के आपको ट्रोल किया जा रहा है, आप उसे कैसे लेते हैं? उससे मैं लेता हूँ ठीक है, स नॉर्मल रूटीन लेता हूँ। गुस्सा मेरे को कम आता है और मैं जनरली रिएक्ट कम करता हूँ। कैसे आप ये कर पाते हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन से संभव है। जब आप अंदर से चिंतन, मनन, मंथन करना शुरू कर देते हो, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, तो अंदर से ही आवाज़ आती है, क्या है अपन तो सही है ना, होगा देखा जाएगा। जो सत्य होगा वो आखिरकार जीतेगा। तो बिल्कुल, परेशान तो हो सकता है सत्य, लेकिन लेकिन पराजित नहीं हो पराजित नहीं सकते। हो सकता। अच्छा आपके स्कूल के डेज़ के या कॉलेज के डेज़ के कोई दोस्त है जो आज भी आपके साथ है? हाँ, है। कौन है सर? नाम बता सकते हैं अगर तो? अभी स्कूल के एक तो हमारे बद्री महाराज हैं, जो पहले रोडवेज़ में कंडक्टर थे, अभी बीमार हैं, जी, उनके पास मैं कभी-कभी जाता हूँ। अभी हमारे नंदू भाई साहब, जो पहले अध्यक्ष रहे, हाँ। अभी नागरी भंडार जो नागरिक है, भंडार देखते हैं, देखते हैं। ये अच्छा, हमारे कॉलेज के साथी थे। कभी बात होती है पुराने हाँ, दिनों को लेकर, हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या बातें हैं कुछ? देखिए, पुराने दिनों की बात क्या मैं पसंद भी करता हूँ, जैसा अभी अमीन सर की हमारे डेथ हुई, हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर थे, तो जी, मिलने गया मैं, तो अच्छा, बनोद साहब आ गए, घनश्याम दास देवड़ा जी का फ़ोन आ गया कि यार अमीन साहब के यहाँ मिलने गए थे, मैं गया था। तो मेरी आदत है कि पुराने जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया या संस्कार दिए, हाँ, क्योंकि अमीन साहब ने सबसे पहले डूंगर कॉलेज में हमें संस्कार दिए कि आप पटवारी भी बन सकते हो
अच्छा। और आप एलडीसी भी बन सकते हो। लेकिन मैं सबसे टॉप सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, वो भी बन सकते हो। तो लोग कहते हैं टॉप क्या है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखा उन्होंने सबसे पहले। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारे संस्कार में तो बैठ गया ना और बन भी गए। क्या बात है! वाह! लोग बोले यार ये तो हम नहीं बनेंगे, हम तो क्लास में बैठते ही नहीं थे, हम 5-7 ही बैठते थे। लेकिन वो 1 घंटा पढ़ाते थे कि आप सर्विसेज में कैसे जा सकते हो? कहाँ आपको कागज़ मिलेगा? फॉर्म कहाँ भरना है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ है? कौन-कौन सी सर्विसेज है? उनकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है? ये सब अमीन साहब ने पढ़ाया हमें। एक समय का दौर ऐसा था कि अगर कोई यूपीएससी करके आईएएस बनता था, तो गाँव में जाता था कि भई आईएएस बने हैं। तो कहा जाता था कि थोड़ा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। क्योंकि जानकारी जो थी वो सीमित थी। ज़्यादा ना बड़े ख्वाब थे, लेकिन आपने बड़ा ख्वाब देखा भी और उसे पूरा भी और किया। कुछ गुरुजनों ने दिखाया भी। दिखाया भी। अच्छा। तो इसलिए मैं उन साथियों को भी याद करता हूँ जो हमारे साथ बैठते थे। अधिकतर तो चले जाते थे ना, हाँ। क्लास तो हमारी 50-60 की होती थी। अच्छा। जब अमीन साहब कहते थे मैं ऐसी क्लास लूँगा, अच्छा, जो हिस्ट्री से संबंधित नहीं है, तो जो लोग आपके जीवन से संबंधित है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं मैं तो बन जाऊँ कि बना जा, अच्छा, माने अच्छा। कोई नहीं पढ़ना, मैं पढ़ता। अच्छा, हम अच्छा। आगे-आगे बैठते थे। क्या बात है! चौका वाह! पहन के आते थे, वो पढ़ाते थे और क्या उसपे लिखते थे बोर्ड पे। और मेरे बाद में मुझे ये डायरी लिखने का, हुँ, नोट्स बनाने का सब गुरुजनों ने सिखाया, उनको याद करता हूँ मैं। अनाराम जी सुदामा को बहुत याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे संस्कार सिखाए, हमारी बीनासर स्कूल में। हुँ। लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ को बहुत याद करता हूँ, जिन्होंने मुझे संगीत सिखाया, कि संगीत जीवन में महत्वपूर्ण है। गोवर्धन सिंह जी यादव को इसलिए याद करता हूँ कि उन्होंने जीवन में अनुशासन सिखाया। अनुशासन के बिना आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। सब अलग-अलग क्षेत्र के लोग थे, लेकिन हुँ। टीचर थे, लेकिन बड़े लोग थे। जब उनको लगता था कि इस व्यक्ति में कुछ क्वालिटी है, तो उसको निखारते थे। उनको मैं नमन करता हूँ जी, जिस कारण से मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने पढ़ाई में ध्यान दिया। शरारती आप कितने थे यंग एज में? शरारत नहीं, नहीं मेरे पास शरारत करने का अवसर कम था ना। पहले तो शादी जल्दी हो गई, अच्छा, फिर मेरा संगीत में शौक, खेल अच्छा, में शौक, घर के काम में शौक, खेत में शौक काम, अच्छा। पढ़ाई ये सब चीज़ें एक साथ ही थी मेरे। आपको खेती का काम आता है? हाँ, खेती तो हम चौमासे में तो खेत में ही रहते थे 4 महीने। खेत से ही स्कूल आते थे हम, बिना सर। अच्छा। हाँ, 5-7 किलोमीटर चल कर के। अभी के जो बच्चे हैं वो गाँव से थोड़े कटते जा रहे हैं। एक तो छुट्टियाँ कम हो चुकी है, उसके बावजूद गाँव में जाना नहीं है। एक बच्चे का गाँव से जुड़ाव क्यों ज़रूरी लगता है आपको? या लगता है या नहीं लगता? देखिए, गाँव हो चाहे उसका शहर हो, जिस घर में वो जन्मा, हुँ, उस गली मोहल्ले से तो लगाव होना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जड़ों से आदमी को नहीं कटना चाहिए। जो आदमी जड़ों से नहीं कटता, वो बड़ा वृक्ष बनता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? सोशल मीडिया तो उसके बिना कैसे रह सकते हैं, यूज़ ही करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने सुना? नहीं, वो तो अब एक कमेंट था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। वो हाँ। कोई एक सुनवाई कर रहे थे किसी केस की जिसमें कोई फर्जी डिग्री का मामला था। जी, जी, जी। तो रनिंग कमेंट्री का पार्ट था। वो जी, उनके कोर्ट प्रोसीजर का कोई कोई डिसीजन दे रहे हैं वो पार्ट नहीं था। जी। लेकिन रनिंग कमेंट्री में जजेस ऐसा बोलते रहते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र भी है बोलने के लिए। जी, 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 जी। ठीक है। अच्छा मैं आखिरी सवाल एक बीकानेर से जुड़ा आपसे पूछ लेता हूँ। बीकानेर में फाइनली दशकों की जो समस्या है, वो फाटक वाली अब हल होने वाली है क्योंकि वहाँ पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी के अलावा कांग्रेस के भी नेता लेते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो क्रेडिट कोई लेवे उसकी मुझे चिंता नहीं है, समस्या का समाधान होना चाहिए। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते। आपसे सीखने वाली बातें युवाओं के लिए, अगर मैं कहूँ कि 3 मुख्य बातें बताएँ जो युवा आपसे सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए? देखिए जीवन में पहले तो एक अनुशासन ज़रूरी है अनुशासन। और फिर सपना भी देखना चाहिए जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, बड़ा सपना देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाइए अपना जीवन का, चार्ट आउट योर प्रोग्राम। कैसे आप अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं और जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता जी। क्या बात है! द मयूर पैराडॉक्स के पहले एपिसोड को इतना सफल बनाने के लिए, इतनी सार्थक चर्चा हमसे करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मयूर, थैंक थैंक यू, यू, ऑल द थैंक यू। बेस्ट।